हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स। तो इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं तो इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स में कौन सा मतलब आपको समझना है, वो चीज ध्यान दें। कॉन्करेंट फोर्स का मतलब होता है कि एक ही बिंदु पर, अगर एक ही बिंदु पर कई फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक ही बिंदु पर कई फोर्स आकर मिल रहे हैं, तो उसे कॉन्करेंट फोर्स कहा जाता है। तो ये आप मतलब समझ लीजिए। इफ ऑल द फोर्सेज वर्किंग ऑन ए बॉडी आर एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट, देन दे आर सेड टू बी कॉन्करेंट। मैं कह रहा हूं कॉन्करेंट फोर्स जैसे ये है, इसी बिंदु पर फोर्स कार्य करे, F1, F2, F3, इस टाइप से, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? सॉरी, पॉइंट एक ही बिंदु पे F1, F2, F3 सभी फोर्स कार्य करता है अगर, तो ये फोर्स को क्या कहा जाएगा? कॉन्करेंट फोर्स कहा जाएगा। तो पहले पॉइंट में ये आप जानिए कॉन्करेंट फोर्स का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि थ्योरी वाला कोई पॉइंट आएगा लिखने के लिए तो इसकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। तो कॉन्करेंट फोर्स वो होता है जब एक ही बिंदु पर कई फोर्स कार्य करें तो उसे कॉन्करेंट फोर्स कहा जाता है। इंग्लिश में दोबारा सुन लें। इफ ऑल द फोर्सेज वर्किंग ऑन ए बॉडी आर एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट, देन दे आर सेड टू बी कॉन्करेंट। हाँ विद्यार्थी, अगला पॉइंट देखा जाए। The necessary condition for the equilibrium of a body under the action of concurrent forces is that the vector sum of all forces acting on the body must be zero। अगर कोई बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है विद्यार्थी, इक्विलिब्रियम में है तो उस पर जो एफ नेट कार्य करता है वो क्या होता है? जीरो होता है। एफ नेट का मतलब होता है, इसी पॉइंट को मैथमेटिकली दूसरी भाषा में कहा गया है जिसकी सहायता से हमें न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। यही पॉइंट को यहाँ पे मैथमेटिकली फॉर इक्विलिब्रियम, ये सिग्मा एफ समेशन का चिन्ह है, ये बड़ा सिग्मा एफ नेट इक्वल टू जीरो, एफ नेट इक्वल टू जीरो, अथवा आर सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ जेड इक्वल टू जीरो। सिग्मा एफ नेट समेशन एफ नेट इक्वल टू जीरो का मतलब होता है कि नेट फोर्स जो होगा वो एक्स डायरेक्शन के लिए भी जीरो होगा, वाई डायरेक्शन के लिए भी जीरो होगा और जेड डायरेक्शन के लिए भी जीरो होगा। तो जो पॉइंट ये है वही पॉइंट ये है, ये मैथमेटिकली वो बात कही गई है, दोनों सेम है। तो ये नेसेसरी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की कि एफ नेट क्या हो? जीरो होना चाहिए। तो कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उसका मतलब है कि उस पर नेट फोर्स क्या है? जीरो है, ये उसका मतलब है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज is that the vector sum of all the forces, vector sum of all the forces acting on the body must be zero। तो ये इसका मतलब है मैथमेटिकली बच्चों, वो भी हम बता चुके, आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखें दो पॉइंट और इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स पर दो कॉन्सेप्ट और क्लियर करें। थ्री कॉन्करेंट फोर्सेज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ they can be represented completely by three sides of a triangle taken in order। मतलब तीन फोर्सेज इक्विलिब्रियम है, तीन फोर्सेज अगर इक्विलिब्रियम है तो ऑर्डर में एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्डर का मतलब है ये इस टाइप से है, फिर आगे बढ़ रहा है और वो भी मतलब सेम ऑर्डर, मतलब डायरेक्शन चेंज, मतलब सेम ऑर्डर क्रम से इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर। सेम ऑर्डर मतलब ये नहीं कि ये इधर गया एक इधर गया, रिजल्टेंटली का इधर हो, तो ये अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा।
अगर इस टाइप का केस है, ये गया और ये गया और एक ये आ गया, तो ये अपोजिट आर्डर हो जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? अपोजिट आर्डर। अगर ये इस टाइप से जा रहा है तो वो उसे सेम आर्डर कहा जाएगा। तो सेम आर्डर में होगा। तो कॉनकरेंट फोर्स है तो उनका वेक्टर सम क्या होगा? वेक्टर F1 वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 इक्वल टू 0 या F1 प्लस F2 इक्वल टू माइनस वेक्टर F3। क्योंकि हम लोग जब वेक्टर जोड़ते थे विद्यार्थी, तो एक वेक्टर यूं रहता था, एक वेक्टर यूं रहता था, जैसे F1 और F2। तो इनका परिणामी हम लोग ये F3 इस टाइप से करते थे, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में है क्रम में, तो उनका वेक्टर सम क्या होगा? 0 होगा। तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। यस, तो 3 कॉन्करेंट फोर्सेज विल बी इक्विलिब्रियम, मतलब 3 फोर्सेज इक्विलिब्रियम में होगा इफ दे कैन बी रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। मतलब इक्विलिब्रियम होगा अगर एक ट्रायंगल में सेम ऑर्डर में फोर्स जुड़े हुए हैं तब। तो सेम ऑर्डर जुड़े हुए हैं तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 इक्वल टू माइनस वेक्टर F3। ये आपको ध्यान देना चाहिए। यस विद्यार्थी, इस टाइप के केस के प्रॉब्लम को लामीज थ्योरम होता है एक मैथ में, वो भी फिजिक्स में प्रयोग किया जाता है। तो लामीज थ्योरम, तो फॉर 3 कॉन्करेंट फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम, अगर 3 फोर्स इक्विलिब्रियम में है, जैसे कि ये इक्विलिब्रियम है, मतलब इस टाइप के सवाल को इस लामीज थ्योरम द्वारा हल किया जा सकता है। जैसे एक पॉइंट पे सबको ये बना लेंगे, तो एक फोर्स F1 बनाया और F1 F2 बीच एंगल देख लेंगे कितना है, यही F1 वाला फोर्स मान लो ये F1 हो गया, ठीक, और ये F2 है, यही F2 है, तो ये F1 और इतना एंगल मान लेते हैं उससे गामा है, तो वहां से क्या बना दिए? F2 बना दिए। और ये F3 है तो ये F3 हो जाएगा। देखिए यही फोर्स, मतलब ये वाला प्रॉब्लम लामीज थ्योरम की सहायता से हल किया जा सकता है, ये मैं कह रहा हूँ। ये लीजिए, तो एंगल आप ज्ञात ही कर लेंगे, कोई एंगल ज्ञात कर लेंगे। अगर F2 F3 के बीच चाहते हैं कितना एंगल हो, तो F2 को आप बढ़ा दीजिएगा, ये एंगल वहां प्रयोग किया जाएगा। तो इसको इस टाइप से बना सकते हैं हम लोग। हाँ, तो फॉर 3 कॉन्करेंट फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में है तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा? जैसे F1 F2 F3 है और F2 F3 के बीच एंगल है अल्फा मान लिए हैं, और F1 F3 के बीच एंगल बीटा, F1 F2 के बीच एंगल गामा। तो इसका मैग्नीट्यूड F1 अपान F2 F3 के बीच के एंगल का साइन बराबर F2 अपान F1 F3 के बीच का एंगल साइन में, F2 अपान साइन बीटा। उसी प्रकार से F3 अपान साइन गामा। F3 जब लेंगे तो जो एंगल होगा F1 और F2 के बीच का एंगल लिया जाए। तो इसकी सहायता से कोई अननोन रहेगा तो हम उसे ज्ञात कर लेंगे विद्यार्थी। तो हमें इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स के कंसेप्ट में इतनी बात बतानी थी। अब हम इस पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, पहला सवाल है कॉन्करेंट वाले फोर्स पर। कैलकुलेट द टेंशंस T1 T2 एंड T3 इन द massless strings shown in figure G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी वैल्यू दी गया है और ये आपके लिए फिगर दिया गया है, ये आपके लिए फिगर दिया गया है। फिगर में ये एंगल, ये कोई दृढ़ बेस होगा और ये एंगल 30 अंश 60 अंश। तो ये एंगल आपको स्वतः जान लेना चाहिए कितने अंश है। 60 30 90 ट्रायंगल में 180 होता है, तो ये हो जाएगा क्या? 90। अब ये प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो इस वायर में टेंशन T1 बुक में दिया है, इस वायर में T2 दिया है, इस वायर में T3 दिया है। तो जाहिर है कि इस पॉइंट के दृष्टि से देखेंगे तो T1 इधर कार्य करेंगे, इस पॉइंट पर खड़े होकर देखेंगे तो T2 इधर कार्य करेगा, इस पॉइंट पर खड़े होकर देखेंगे तो T3 इधर कार्य करेगा। इतना ही क्लियर है। हाँ, ये अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो 5G नीचे की ओर कार्य करेगा, तो ये यहां पर बैठकर T3 नीचे की ओर कार्य करेगा। लेकिन जब यहां से देखेंगे तो T3 इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कार्य करेगा।
अरे यहाँ से यहाँ तक टेंशन सेम रहेगा, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, तो यहाँ तक ये दोनों T3 ही होगा, ऊपर से भी नीचे से भी। यस, तो T3 ज्ञात करना है। तो यहाँ तो विद्यार्थी हम T3 का मान इसका एक BD खींचेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो T3 इक्वल टू 5G, एक फोर्स तो तुरंत मिल जा रहा है, T3 इक्वल टू 5G, तो 5G है 10 इक्वल टू 50 न्यूटन। इसका एक आंसर तो आपका तुरंत मिल गया इतना। अब T2 T3 और चाहिए, तो फ्रॉम लामीज थ्योरम, फ्रॉम लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम से क्या है, यहां कहेंगे T1 अपान साइन अल्फा। चलिए एंगल ज्ञात करते हैं। T1 अपान ये एंगल चाहिए विद्यार्थी, ये एंगल कितना होगा आप ज्ञात करिए, और ये एंगल भी हमको ज्ञात करना है, ये एंगल भी हमको ज्ञात करना है। तो वही ज्ञात करना है, तो देखिए कितना होगा, तो एंगल ज्ञात करना है विद्यार्थी, तो क्या किया जाए, ये 30 है, ये 60, ये 90 है। अब बताइए ये कितना होगा, ये ए वाला कितना होगा, दोनों की हमें आवश्यकता है, तो हम क्या करें, तो यहाँ करने के लिए क्या किया जाए, तो समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। एक काम करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यही इसी बेस के पैरेलल यहाँ रेखा खींचिए, इसी पॉइंट से होकर जाने वाला, अभी रास्ता निकलेगा, ये देखिए रास्ता निकल गया। तो ये 30 है विद्यार्थी, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा 30, एकांतर कोण। अरे भाई इस टाइप से रेखा काटती है, तो ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण बराबर होंगे। क्लियर हो गया इतना, चलिए ठीक है। और सेम वही कंडीशन, यहाँ ये 60 है, तो ये भी क्या होगा, ये भी 60 होगा। अब क्लियर हो गया, 90 प्लस 30 ये हो जाएगा, और है 90 प्लस 60 ये हो जाएगा, 9 6 15, तो 90 प्लस 60 150, 9 6 15, 150 अंश इधर हो रहा है, 9 3 12, 120 अंश इधर हो रहा है। तो डायरेक्ट 150 ना लिख के 90 प्लस करके लिखिए, ताकि तोड़ने में भी हमें क्या रहेगी, आसानी। तो अब क्लियर हो गया विद्यार्थी, अरे ये तो 90 है ही है, ये तो राइट एंगल है ही है। तो इसका एंगल ज्ञात करने में जो विद्यार्थी हमको हेल्प मिला, इसके पैरेलल इस पॉइंट से रेखा खींच देने से हमें पता चल गया। अब T1 अपान कितना 150 अंश, 150 को 90 प्लस 60 लिख रहे हैं, 90 प्लस 60 लिखने में फायदा होगा। अगर आप डायरेक्ट 150 लिखोगे तो अगली लाइन में फिर तोड़ना पड़ेगा, तो ऐसे अलग अलग ही लिखो ना। तो T1 अपान इतना हो गया, T2 अपान, T2 फोर्स ये है, और T1 और T3 के बीच का आपको एंगल लेना है, तो 90 प्लस 30 हो रहा विद्यार्थी, यहाँ लिखिए साइन 90 प्लस 30, T3 अपान T3, इस पॉइंट ये स्ट्रिंग लिया जा रहा है, T3 ये T3 है, तो ये साइन 90 हो जाएगा। यस, T3 अगर लिया गया है तो एंगल T1 T2 के बीच लिया जाएगा, तो साइन 90 है। अब ये वैल्यू हमें ज्ञात है, तो एक बार T1 का लास्ट ले ले, एक बार T2 का लास्ट ले ले, क्योंकि ये वैल्यू टोटल हमें क्या है, ज्ञात है। चलिए देखते हैं, या और एक बार सरल कर लेते हैं। T1 अपान साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, मतलब cos 60 अंश आ गया, बराबर T2 अपान साइन 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos 30 आ गया। ये T3 की वैल्यू में रख लेता हूँ, T3 वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 50 न्यूटन, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। चलो अच्छा हुआ। अब T1 बराबर एक बार लास्ट के कर लेते हैं, एक बार T2 बराबर लास्ट के कर लेते हैं, तो चलिए T1 बराबर हो जाएगा 50 cos 60, तो 50 cos 60 का मान cos 60 मान 1/2 होता है, तो T1 आ गया विद्यार्थी 25 न्यूटन आ गया। एकदम अच्छा सवाल है, ध्यान दें। इस टाइप का कोई भी हो, जब एंगल ज्ञात करना हो तो इसके पैरेलल जब रेखा खींचेंगे तो एंगल का पता चल जाएगा। तो T1 आ गया विद्यार्थी। आपकी बार T2 बराबर ये कर लेंगे, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 50 cos 30,
तो 50 cos 30 का मान होता है √3 cos 30 sin 60 के बराबर है √3/2। तो ये 2 से काटेंगे तो 25 √3 न्यूटन। तो विद्यार्थी हमको सब पता चल गया, हमको T1 पता चल गया, T1 पता चल गया, T2 पता चल गया, T3 पता चल गया। तो ये अच्छा सवाल है। इस टाइप के बहुत से एंगल चेंज करके कुछ आ सकता है, आप इसे कॉपी करिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा सवाल देखा जाए। इन द गिवन फिगर इफ ऑल द फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम द कैलकुलेट F1 एंड F2। ये सवाल दिया है, इतना दिया है और ये फिगर आपके लिए दिया हुआ है, ये फिगर आपके लिए दिया हुआ है। ये 60 डिग्री है और यहां से यहां पर एक F1 10 न्यूटन का कार्य कर रहा है और इसी डायरेक्शन में एक F2 कार्य कर रहा है, सॉरी एक F1 कार्य कर रहा है और इस डायरेक्शन में F2 कार्य कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर 10 न्यूटन का फोर्स अलग से दिया हुआ है और जो लटका हुआ है एकदम इस टाइप से वो भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। तो वो कह रहा है F1 F2 का मान ज्ञात करना है। विद्यार्थी अब इस सवाल को हमको सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करें? ये इक्विलिब्रियम में है और इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में जो हमारे पास है इन x डायरेक्शन सिग्मा Fx इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। फिर एक कंसेप्ट ले ले, y एक्सिस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। इन y एक्सिस डायरेक्शन तो F सिग्मा Fy इक्वल टू 0। तो उसकी सहायता से इक्वेशन वगैरह बनेगा, सॉल्व करेंगे तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका पहले FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलिए ये पॉइंट यहां दर्शाते हैं, ये वाला। हाँ चलिए, तो ये F1 इधर कार्य कर रहा है, तो F1 को आप दर्शाइए और यहां से एक आप दर्शा सकते हैं जो दिया हुआ है 10 न्यूटन, ये भी एकदम साफ है। और एक ये भी आपको दर्शाना होगा, ये इसका तो कोई मतलब नहीं है, ये 60 है तो ये भी हमारा क्या होगा? 60 होगा। यस, हाँ, और इसे अच्छे से दर्शा दें क्योंकि ये फोर्स क्या है? F2 है, देखिए F2 ठीक है। और यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स है इसके परपेंडिकुलर। ये भी 10 न्यूटन का फोर्स है परपेंडिकुलर, इतना दिया हुआ, इतना फोर्स हम दर्शा लेंगे विद्यार्थी, इतना इसमें था हम दर्शा लेंगे सब, दोनों 10 10 ये भी दर्शा लेंगे, F1 F2 दर्शा लेंगे। अब इसे x में तोड़ना है, कैसे क्या किया जाए? ये देखें, इसको ऐसे बढ़ाया जाए और ये चीज ऐसे ऐसे कर ले। देखें कोण के बारे में शायद कुछ रास्ता निकले। एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो ये 60 है विद्यार्थी, तो ये जैसे ये वाला परपेंडिकुलर है तो वैसे इधर वाला भी तो परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री हो जाएगा। किसी को एतराज नहीं? अरे भाई ये पर इधर 90 हो चुका है तो इधर भी 90 होगा, तो ये 60 अगर है तो ये कितना होगा? 30 होगा। तो ये F1 कार्य करेगा एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, एक F1 फोर्स और 10 cos 30 एक ये हो जाएगा। और इधर आइए, ये F2 ये वाले एंगल की भी हमें क्या होगी? आवश्यकता होगी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल, यस, मुझे लगता है 60 ये भी हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि ये और ये दो ऐसे काटेंगे तो ये कोण क्या है? सम्मुख वाले कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसकी सहायता से ये जो है 60 हो जाएगा। हाँ, हम समझते हैं इतने से हमारा काम चल जाएगा। चलिए, तो इस डायरेक्शन में जो F2 एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन होगा F2 cos क्या? 60। एक्स एक्सिस डायरेक्शन में सब फोर्स हमको लेना था, ये हो गया। तो Fx इक्वल टू
समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम के लिए। तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में फोर्स ज्ञात करते हैं, नेट फोर्स। एक्स एक्सिस डायरेक्शन में एक F1 फोर्स है, ये पॉजिटिव लीजिएगा, और इसका ये कंपोनेंट लिया जाएगा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 30 प्लस लिया जाएगा 10 cos 30। एक्स एक्सिस एक फोर्स F1 एक्स एक्सिस डायरेक्शन में पहले से है, और ये 10 न्यूटन फोर्स ये भी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में लिया गया, तो हो जाएगा 10 cos 30। इतना क्लियर हो गया। और कौन फोर्स बचता है? और फोर्स बचता है F2 भी एक्स एक्सिस डायरेक्शन लिया जाएगा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो माइनस F2 cos 60 इज इक्वल टू 0। तो F1 F2 और 10 न्यूटन वो था, वो ये लिया गया। तो ये क्लियर हो गया विद्यार्थी, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में इतना होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो F1 प्लस 10 cos 30 साइन 60 के बराबर है, अंदर 3/2 माइनस F2 cos 60 मान 1/2 इज इक्वल टू 0। ये है विद्यार्थी, हम 2 एलसीएम ले लीजिए, या 2 से दोनों तरफ गुणा करिए, तो ये आएगा 2F1 प्लस 10√3 माइनस F2 इज इक्वल टू 0। इसी में 2 नहीं था, अरे यार 2/2 कर लो, 2 सब कैंसिल, खत्म, अब तो आ गया ना। हाँ, तो आया 2F1 माइनस F2 इज इक्वल टू माइनस 10√3। इक्वेशन फर्स्ट आ गया विद्यार्थी। F1 F2 दो इक्वेशन बन रहा है, एकदम क्लियर हो गया हमारा एक्स एक्सिस वाला। अब यही चीज फिर लिखना है इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन तो यहां हो जाएगा सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 फॉर का इक्विलिब्रियम में है। अब यही सब फोर्स वाई एक्सिस डायरेक्शन, वाई एक्सिस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होता है, ध्यान दें, नेट फोर्स यहां भी 0। हर फोर्स, जैसे ये तो वाई एक्सिस डायरेक्शन में है, नीचे की ओर है, नेगेटिव लिया जाएगा। अब यही 10 वाला फोर्स जो है वाई एक्सिस डायरेक्शन में लेना है। F2 फोर्स कहां लेना है? अगर F2 cos 60 हो गया एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो F2 sin 60 होगा का वाई एक्सिस डायरेक्शन में। अरे भाई यही फोर्स यहां क्या दर्शा सकते हैं, F2 sin 60 दर्शा सकते हैं कि नहीं, ये वाला फोर्स। और 10 देखिए, 10 आप दर्शाए थे 10 cos 30 इस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन क्या दर्शा सकते हैं, यस, इस डायरेक्शन दर्शा सकते हैं 10 sin 30। बस इतनी सी बात है। अब यहाँ भीड़ बहुत होता जा रहा है, 10 sin 30, तो पहले F2 sin 60 क्लियर करें। तो F2 sin 60, यस, देखिए ये इस फोर्स का इस फोर्स का इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स का इस डायरेक्शन में। ये वाला भी नहीं लिए, अभी F2 लिए, F2 का एक्स एक्सिस डायरेक्शन लिए, और फिर उसका वाई एक्सिस डायरेक्शन, तो F2 sin 60 हो गया। यस, पहला क्लियर हो गया था। अब ये वाला फोर्स लेते हैं वाई एक्सिस डायरेक्शन में, और ये भी पॉजिटिव वाले में है, तो जैसे 10 cos 30 आया था, 10 sin 30 ऊपर की ओर आएगा, प्लस 10 sin 30। विद्यार्थी ये भी क्लियर हो गया। अब वाई एक्सिस डायरेक्शन ये एक फोर्स और यही बच रहा है, और ये नीचे की ओर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ क्या लिया जाएगा, -10 लिया जाएगा, और ये हो जाएगा का नीचे की तरफ हो जाएगा। विद्यार्थी इतना हो गया। अब हम समझते हैं इस फोर्स, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, थोड़ा समय जगह चाहिए। हाँ, तो इतना आया। तो इक्वेशन में यहाँ पहले बना के बगल में रख देता हूं, देखिए इक्वेशन। तो F2 sin 60 का मान होता है √3/2 प्लस 10 sin 30 का मान 1/2 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये देखिए, तो यहां से तो F2 अपने आप निकल जा रहा है, F2 क्लियर ही हो जा रहा है। 2 बच्चे 10, ध्यान दें, तो -10 + 5, -5 उस तरफ जाएगा, +5 हो जाएगा,
एफ टू इंटू √3/2 इज इक्वल टू +5 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 अपॉन √। तो एफ टू इज इक्वल टू आ रहा है 10 अपॉन √3। ये 10 हो जाएगा अपॉन √3, 10 अपॉन √, 10 अपॉन √3 हो गया एफ टू। तो आप अगर कैलकुलेशन भी करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इतना लिख सकते हैं, इतना न्यूटन आएगा, तब भी ये कटेगा नहीं F2 बराबर। तो F2 का ये वैल्यू आ गया है। तो आप इतना कॉपी कीजिए। तो विद्यार्थी F2 का मान आया 10 अपॉन √3। तो ये वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। F2 का मान तो F1 आ जाएगा। तो 2F1 माइनस F2 के स्थान पर लिखेंगे 10 अपॉन √3। यस, यही लिखिए, या चलिए यही लिखते हैं 10 अपॉन √3। F2 है इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 √3। इतना है विद्यार्थी। तो ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2F1 बराबर उस तरफ जाएगा तो 10 अपॉन √3 माइनस 10 √3। यस, हाँ, 10 अपॉन √3 को लिख सकते हैं 10 जैसे कॉमन कोई लेना चाहे अपॉन 3 माइनस 10 √3। तो ये यहां देखिए 10 √3 आप कॉमन लेंगे तो आएगा 1/2 माइनस 1, सॉरी 1/3 माइनस 1। तो मतलब F1 का मान निगेटिव आएगा, ये कहने का मतलब है। तो 1 माइनस 1/3 2/3 निगेटिव आएगा। तो 10 √3 गुणे माइनस 2/3, 1/3 माइनस 1 है ना, तो 3 एलसीएम। तो 1 माइनस 3/3 तो माइनस 2/3, और कट भी नहीं रहा है। यस विद्यार्थी, हो गया हमारा। तो ये 20 हो जाएगा माइनस 20 √3 अपॉन 3। ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो यही सॉल्व करने हैं। अभी 2 यहाँ है यार। 2F1 इक्वल टू इतना आया विद्यार्थी, तो 2 से काट देंगे तो कितना आएगा। तो F1 इक्वल टू जो आ रहा है, F1 2 से सरल करेंगे तो माइनस 10 √3 अपॉन 3 न्यूटन। तो F1 आ गया विद्यार्थी और F2 आ गया। आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।